अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद साहब। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे इंतखाबी हल्का बंदियों की। आम इंतखाबात के करीब इंतखाबी हल्का बंदियों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के एतराज़ात ने बेशुमार सवालात को जन्म दिया है। अब चीफ जस्टिस की यकीन दहानी के बावजूद बहुत से हल्के बर वक्त इंतखाबात के इनकाद पर सवालात उठा रहे हैं और इंतखाबात से कबल नई इंतखाबी हल्का बंदियों पर सियासी जमातों के एतराज़ात दूर हो पाई। साथ साथ आने वाले इंतखाबात में स्पेशल आरोज की तैनाती के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन के बयान पर भी बात करेंगे। बाकी साहब, अगर हम आगाज़ करें सर हल्का बंदियों की, ये सर एक नई कंट्रोवर्सी उठ गई है कि आप डिलिमिटेशन जो कहने को तो जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है, इंतखाबात के लिए बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा मुल्क जहां पॉपुलेशन जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके मुताबिक फिर आप उस तरह की डीमार्केशंस नहीं कर पा रहे, तकसीम नहीं कर पा रहे, ना मुल्क को, ना डिविजन्स को, ना डिस्ट्रिक्ट्स को। तो अब ये सर ये क्या, ये एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। एक तरफ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ रहनुमाएं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है। क्या कुछ किया जाए सर, क्योंकि ये हर सियासी जमात से ताल्लुक़ रखती है बात, और इसको भी शायद अदालत उज़्मा के दायरे में नहीं लाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप ये चीज़ करने दें और सियासी जमातें यकजहत होकर हल्का बंदियों को मंजूर कर लें। नहीं जी बिल्कुल, थोड़ा सा नाज़रीन की उसके लिए बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा उनको समझा दें कि ये कंट्रोवर्सी है क्या। जी, इलेक्शन एक्ट 2017 पिछले साल जब पास हुआ तो उसके सेक्शन 20 के तहत पैरामीटर्स सेट किए गए कि किस तरह से जब सेंसस हो जाएगा तो नई हल्काबंदियाँ होंगी तो उसमें किस तरह से होना है। उसमें यह कहा गया कि जो जोग्राफियाई तौर पे एक साथ इलाके पाए जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, यहाँ पर ज़िला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, फिर आपका तहसील भी है और पटवार सर्कल तक जाता है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हद के अंदर होना है। फिर आपने एक एवरेज मुकर्रर कर दी कि जी औसत एक साइज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन का कितना होना चाहिए, वोटर रजिस्टर्ड वोटर के अलावा वो कि जी पॉपुलेशन वहाँ कितनी होनी है। तो वो तकरीबन 7,80,000 के इर्द 7,79,000 के करीब हुआ था, 780 पे राउंड ऑफ करके कह दें। तो उसका 10% का अलाउ किया था वेरिएशन कि जी आप 10% ऊपर जा सकते हैं इससे, या 10% कम पे भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन सकती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेकिन जो उसके ऊपर हद लगी थी वो ये थी कि आपने उन डिस्ट्रिक्ट के हुदूद को पार नहीं करना। अब चूंकि उस जब सीट्स डिवाइड हो गई प्रोविंसेस के दरमियान और फिर हर डिस्ट्रिक्ट को अपने जो साइज ऑफ पॉपुलेशन के मुताबिक सीट्स दी गई, तो वो कोई एक पूरा एक हिस्सा नहीं होता कि जी जैसे 4 सीटें नारोवाल की, 3 चकवाल की, या उसकी रावलपिंडी की 7, लाहौर की, इतनी। ये सब के सब वो होते हैं फ्रैक्शंस होती हैं जी, 4.5, 4.25, तो इस तरह से होता है। जो 0.5 से कम होता है वो पिछले फिगर की तरफ रिवर्ट हो जाता है, और जो 0.5 से ऊपर होता है वो चला जाता है। अब इसमें ये होता है कि जो 0.5 से जिसका रेशो कम थी, लाइक 0.4 है या 2.4 है, तो उसको 2 सीटें मिलेंगी। अच्छा। अब 2 सीटें मिलने का मकसद है कि उसका जरा सा साइज निस्बतन बड़ा हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जिसकी जो पॉइंटेज में ज़रा ज़्यादा होगी, जैसे 1.7 है, तो उसको बजाय 1 के उसको 2 सीटें उस ज़िले को मिलेंगी। तो इसके ऊपर की वजह से कुछ जगह पर हल्के कुछ बड़े हो गए, कुछ छोटे हो गए हल्के। और चूँकि यहाँ पर आपने देखा कि ये भी तय हुआ था कि पंजाब में वो जो है हल्कों उनकी तादाद जो है वो वहीं पे जैसे कहते हैं मेंटेन की जाएगी, उनको बढ़ाया नहीं जाएगा। तो कुछ हल्के ख़त्म भी हुए। तो इसके ऊपर ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। जो बेसिक इसमें लॉजिक है इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे, वो ये है कि वोट की इक्वालिटी, कि कुछ हल्कों में कम लोग अपना उसी तरह से इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं, जैसे कहीं पर 100 वोट का कुछ इन्फ्लुएंस कुछ और होगा, दूसरी जगह पे शायद 200 वोटों के साथ उतना इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। तो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। ये हर जगह मसाइल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको एक कंट्रोवर्सी बना दिया गया। यहाँ पर जो अब बात हो रही है कि इलेक्शन के इनेकाद पे शकूक व शुबहात उठाए जा रहे हैं। ये मसाइल हर जगह होते हैं, यूरोपियन यूनियन में भी इसी तरह की लिमिट्स फिट की हुई हैं, ब्रिटेन में भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोग, जैसा अब एक पार्लियामेंट्री पैनल बना
बना और उसका एक वर्किंग ग्रुप बना, जो उनके दोनों जो पैनल के सरबराह भी हैं और जो वर्किंग ग्रुप के भी हैं, वो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो किस तरह? उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो बहुत हद तक मुतासिर हुई हैं, तो वहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की रिकमेंडेशन सामने लाई गई कि जी ये तो कोई साजिश हो रही है, इनके खिलाफ कोई जो इंक्वायरीज एक्ट के तहत इंक्वायरी शुरू की जाए, इन जो ये जो डिलिमिटेशन कमेटीज है इनके मेंबर्स को गिरफ्तार किया जाए। तो कई सवाल कुछ जेन्युइन भी है, कुछ बाकिर साहब, क्या हम इस नुक्ते पे इत्तेफाक कर सकेंगे कि जहां हम ये तनकीद करते हैं कि हाय हाय अदालत उज़्मा कीमतों की बात कर रही है, अदालत उज़्मा कह रही है कि आपको सेंसस करना चाहिए, अदालत उज़्मा कह रही है कि आप हल्का बंदियों में क्यों नहीं पहल कर रहे, जब आप हल्का बंदियों जैसी एक अहम इंतखाबी निज़ाम की बात करते हैं तो उसमें भी जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने ना सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी साजिश भी है, इंक्वायरी भी है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से कोई गैर जमहूरी कुव्वतें एट प्ले नहीं है। यहाँ जिस तरह आपने कहा कुछ कमेटी मेंबरान हैं जो एक दूसरे से रुसे हुए हैं, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। अब देखें, ये इलेक्शन एक्ट किसी और ने लेजिस्लेट नहीं किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इसका एड्रेस इस तरह से हो सकता था कि आप जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रहे हैं तो आप साथ ही एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स की जो बाउंड्रीज है उनको भी रीएडजस्ट कर लेते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड ले लेते हैं। ये एक एक्सरसाइज आपने करनी थी, आपने ये अपॉर्चुनिटी अब लूज कर दी। इस वक्त नहीं हो सकता आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है हल्का बंदियाँ करना, वो करके दे रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ उन्होंने जिसे कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी ले आते हैं। यहाँ पर कहा बार बार बड़े लीडर्स, मैं अभी अब नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अखबारात में बयान दिए कि हमें डीलिमिटेशन कमेटी बताई नहीं जाती। अब डीलिमिटेशन कमेटी जो है, इन रूल्स जो इलेक्शन एक्ट के तहत बनाए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से और जिन्हें अक्टूबर 2017 में पब्लिक कर दिया गया और लोगों से उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मांगी गई, किसी ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं की। उसमें लिखा हुआ है कि डीलिमिटेशन कमेटी 3 इलेक्शन कमीशन के या उससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन के अफसरान पर मुश्तमिल होगी। अब आपने नाम जानकर क्या करना है? क्या आप उनको जाके इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि मेरा हल्का बचा ले, वो कर ले? लेकिन बाकिर साहब मुझे ये बताएं, अब ये सामने कमेटी की एक फहरिस्त है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 2 मेंबरान हैं, वन ईच फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं। मैं स्पेशल कमेटी की बात कर रहा हूँ जी, जी बिल्कुल आप वाली नहीं, जो उसमें पीपीपी है जी, पीटीआई है, एमक्यूएम है, जेआई है, फंक्शनल है और जेयूआई फजलुर रहमान है। तो जनाब हमें तो यही कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है वहाँ इसी तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको उठाना चाहिए, इसी कमेटी के ज़रिए इस तरह के जो संजीदा इंतखाबी इस्लाहत हैं उनको फिर किया जा सकता है, ताकि आप फिर घूम के ये ना कहें कि जी हमें कोई काम नहीं करने दे रहा। लेकिन इन तमाम कमेटीज़ के फॉर्मेशन के बावजूद इंतहाई कन्फ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि जी हम काम ही करते रहेंगे, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ कुछ और कह रही है, हुकूमत वक्त कुछ और कह रही है, और उस हुकूमत वक्त से मुतालिक जो आपकी सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके अपने जो अरकान हैं वो फ़र्क सफ़ों पे खड़े हैं। तो इसका क्या हाल है बाकिर साहब? फिर ये अब देखें, दानियाल अजीज साहब ने जो पोजीशन ली हुई है उसको उनकी अपनी पार्टी ओन नहीं कर रही है। हसन इकबाल साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम जो है वो सपोर्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन के काम को, हम वो नहीं करते। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट आ गया और ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, तो यहाँ ना पीटीआई आ रही है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। तो ये पॉलिटिशियंस को ये खुद बैठ के ये चीज़ें रिजॉल्व करनी है। जब ये चीज़ बन रही होती है, जैसे हम मुझे तो बार बार ये कहते हुए भी अजीब लगता है कि ये जब काम हो रहा होता है उस वक्त उस काम पे तवज्जो नहीं देते, बाद में जाके उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं कि जी ये इस तरह नहीं उस तरह नहीं। अलबत्ता इसके अलावा कुछ लोगों की जेन्युइन रिजर्वेशंस भी हैं। आज अप्रैल 3 से केसेस चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन में जो रिप्रेजेंटेशंस फाइल हुई हैं, तकरीबन 1280 प्लस के करीब रिप्रेजेंटेशंस आई हैं जो डिलिमिटेशन के ऊपर, जहां पर कुछ तो ये इसी तरह की हैं कि जी मैं एक इलेक्टेबल था तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्टर्ब हो गई, मुझे अपना ख़तरा है, तो वो बेशतर शिकायत उस तरह की हैं। लेकिन कुछ शिकायत इस तरह की भी हैं जहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन है, लोग वो उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया, वहाँ पर हालात इस तरह के नहीं हैं कि वहाँ लोग जाके कन्वेंसिंग कर सकें, तो वो किसी और सेटल कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ अटैच किया गया तो मसाइल है। कहीं जाकर जो आपकी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, सेक्टेरियन माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी भी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट किया गया है। अब वहाँ पर
कहने का मकसद ये है कि ये लोग इलेक्ट तो नहीं करा सकते, लेकिन अगर इनके उन जो रखी जाए उनकी रिप्रेजेंटेशन को या उनकी पॉपुलेशन को वहाँ इंटैक्ट रखा जाए तो ये होता है, ये बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में होते हैं। अगर इनको तकसीम कर दिया जाए, जैसे कुछ हमारे जो अकलीती वो है लोग हैं, उनके जैसे कुछ पॉपुलेशन इधर चली जाए उधर चली जाए, तो जब इलेक्शन की कन्वेस्टिंग होती है तो उस तरह बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं होते। तो कुछ उस तरह की रिप्रेजेंटेशन भी हैं। ये सारे का सारा जो अमल है, मेरा ख्याल में इसको खुश उसलूबी से अब अगले महीने के दौरान तय हो जाना चाहिए, जब मई 3 को जाके फाइनल लिस्ट लगाएंगे। बिल्कुल ठीक बाकिर साहब, लेकिन इसमें एक चीज़ जो शायद सामने रखनी चाहिए वो ये है कि अब ये जो सवाल उठता है कि इंतखाबात शायद मुनक्किद ना हो, ये मेरे ख्याल से इंतहाई तशवीशनाक किस्म के सवालिया निशान जो उठते हैं, और इनको आपके पार्लियामेंटेरियंस पर यह फ़र्ज़ है कि वो पहल करें और ये बात करें कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपके जो इंतखाबात हैं आज़ादाना होंगे, मुनसिफाना होंगे और वक्त पे होंगे, और हल्का बंदियों का जो सिलसिला है वो इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन उससे आपके इलेक्शंस में किसी तरह का डिले नहीं होगा सर। क्योंकि हमने माजी में भी देखा हुआ है, जब आप इस तरह की अफवाहें भी फैलाना शुरू हो जाते हैं, एक टोन ऑफ सिनिसिज्म भी बन जाती है, और फिर आखिर में ऐसा होता है कि इंतखाबात आपके ताख़ीर हो जाते हैं और वो आपकी जमहूरियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। तो अपनी चले नाअहली नहीं कहते, लेकिन अपनी नाकामी और अपनी सुस्ती एटलीस्ट हल्का बंदियों के हवाले से उसको आपको इंतखाबात की ताख़ीर होने में नहीं तब्दील होने देना चाहिए। जी, इसमें अगर अभी तक जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये उनका जो पार्लियामेंट्री कमेटी का वर्किंग ग्रुप है, जिसे दानियाल साहब चला रहे हैं, और जिस तरह की रिकमेंडेशंस वो सामने ला रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अगर इलेक्शन को बर वक्त कराना है, कि अगर वो उस तरह की रेडिकल किस्म की रिकमेंडेशंस देते रहेंगे, मेरा ख्याल में अपने जो एक्ट के मुताबिक अगर देखें कुछ हो रहा है तो उसको होने दें। अब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते इस स्टेज के ऊपर कि अब इलेक्शन में से एक चंद माह रह गए हैं, 2 महीने इस हुकूमत के से कम इस हुकूमत के टेन्योर में रह गए हैं, तो अभी उसको होने दें। फिर अगली दफ़ा आपको टर्म मिले तो वो जो चीज़ें जिस तरह का ये मसाइल आए हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत बड़ी हो गई हैं, कुछ अपनी काफ़ी हद तक छोटी हो गई हैं, तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आप अपने नेक्स्ट टेन्योर में लेजिस्लेशन ले आएँ। लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं रहा, लेजिस्लेशन आपने की, आपकी लेजिस्लेशन के को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने रूल्स बनाए, तो अब आप उसको प्रोसेस को फैसिलिटेट करें बजाय कि ऑब्स्ट्रक्ट करने के। चलें, लेकिन ऐसा ना हो कि इंतखाबात का झंडा लहराते हुए शहर में भी वो जो रेडिकल वाले इस्लाहात थे, जो लॉन्ग टर्म वाले इस्लाहात थे, उनको वो फिर से भूल बैठे हैं और फिर 2022 में याद है कि जी ये भी कुछ करना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि इंतखाबात करीब आ गए हम कुछ कर नहीं सकते। खैर अगले हिस्से में जी रेडिकल की थोड़ा सा मैं आपको कर दूं कि रेडिकल में जहाँ पे जैसे वो कहते हैं कमीशन के जो कमेटी बनी डिलिमिटेशन, उनकी गिरफ्तारी और इस तरह के रेडिकल, बाकी बेहतरी की तरफ जरूर जाए। नहीं, बेहतरी की तरफ उसमें गिरफ्तारियों का कोई नहीं बात कर रहा बाकी साहब, वी आर अग्रीड। जहाँ तक गिरफ्तारियों की बात है, जहाँ तक इंक्वायरियों की बात है, खैर उस पर शायद एक सेपरेट शो करना होगा, लेकिन अगले हिस्से में भी बात करेंगे, इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। हल्का बंदियों के हवाले से रहिएगा हमारे साथ। आने वाले इंतखाबात में जुडिशल आरओज़ की तैनाती की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बयान के हवाले से बात करेंगे, और ये भी सवाल उठता है कि अदालत उज़्मा इस बात की इजाज़त देगी कि नहीं। बाकिर साहब, आपको याद होगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में ये बात फ्लोट हुई थी कि जो आरओज़ हैं, आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, और उनको अदालत से ही आपको ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का कहना था कि वो सिर्फ तब हो पाएगा जब वो आरओज़ अपना तमाम अदालती काम मुकम्मल करके फिर इंतखाबी काम पे आएंगे। तो बेशक वो जितने भी ओवरवर्कड हों, ऐसा ना हो कि अदालती काम जो है वो सफ़र करे या उसको कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन इससे पहले कि हम जुडिशल आरओज़ की किरदार की बात करें, जो जनरल सर एक आरओज़ का एक इशू बना हुआ है कि कोई ख़ास कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलती। आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, चले तब तक मुंतखब नहीं हुए होते, आपके जो उम्मीदवार हैं वो वहाँ जाते हैं और उनसे सवाल भी हर तरह के किए जाते हैं कि जी आप बताएं कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है,
आप ये XYZ चीज़ हमें सुना दें, और उस कन्फ्यूजन में रहते हुए फिर जब आरओज आपको फारिग भी कर देते हैं, वो आदमी फिर अदालत उज़्मा जाके अपने आप को बहाल भी करवा लेता है। तो जिस तरह आपने अभी कहा, इलेक्शन एक्ट में आपने बात की कि ये एक्ट है, ये रूल्स हैं, ये कुछ कवानीन हैं, आरओज के लाहे अमल में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए कि जी एक आदमी से पूछा जा रहा है कि आप दुआए कनूत सुना दें, दूसरे आदमी से पूछा जा रहा है कि जी आप तो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कॉलम्स लिखते हैं, और वो सब लोग डिस्क्वालीफाई तो नहीं, फारिग होके फिर कोर्ट से रिस्टोर हो जाते हैं। जी ये आपके शायद जो आपके लीगल फ्रेमवर्क है उसमें मसला है। 62 और 63 का ये है, जिसमें 62 में आपने क्वालिफिकेशंस दी हैं, 63 में आपने डिस्क्वालिफिकेशंस की जो शराइत दी हैं। तो जहां आपने क्वालिफिकेशंस की शराइत दी हैं तो वो काफ़ी वेग है, उनको फिर लोग किसी तरह से भी मोड़ सकते हैं। लेकिन ये बाकी साहब, ये मेरा और आपका दोनों का कानूनी निज़ाम है, सिर्फ मेरा नहीं है। नहीं, क्योंकि जो आपका लीगल प्रोफेशन से तल्लक है, इसलिए मैंने कहा ठीक है। तो वो इस वजह से कह रहा हूँ कि जब चीज़ें वेगली डिफाइंड होंगी और इस तरह का 62 और 63 के मसाइल होंगे तो लोग उसको करेंगे। आपने पिछली दफ़ा देखा होगा कि काफ़ी मसला बन गया था, फिर लाहौर हाई कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा, और इसमें बाकायदा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला भी है कि आरओज को इस तरह नहीं अमल दखल करनी चाहिए और इस तरह के अजीबो गरीब सवालात भी नहीं पूछने चाहिए जिसका किसी कानून से ताल्लुक नहीं है और जिसका आरओज के अपनी किसी कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको याद होगा, जो मेरे लिए थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना हैरानकुन बात है कि 2013 के इंतखाब से पहले 2009 में जो जुडिशल पॉलिसी आई थी उसमें मना कर दिया गया था मुकम्मल तौर पे। जो आपने जिक्र किया ना कि जी काम जुडिशल काम भी करेंगे और आरओ का भी काम करेंगे बाद में, ये वो उस वक्त जब स्पेशली उन्होंने फिर उसको वन टाइम वेवर दिया था तो कि जी आप 2013 का इंतखाब करें में को कंडक्ट कराएं, तो तब भी पॉलिटिशियंस का प्रेशर था कि जी ये कराएं, और उसके बाद पॉलिटिशियंस ही सबसे ज़्यादा शोर डालने वाले थे। अगरचे जो इलेक्शन कमीशन की 2013 की रिपोर्ट आई है उसमें आरओज के किरदार पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में भी नुक्ताचीनी की गई है और कहा गया है कि उन्होंने जैसे इलेक्शन मटेरियल को उसको संभालना, उसको रिट्रीव करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसके मिसिंग होने पे कुछ लैक्सिटी दिखाई, कुछ इतना स्ट्रिंजेंट नहीं थे, स्ट्रिक्ट नहीं थे, साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन स्कीम्स चेंज की, तो क्रिटिसिज्म रहा। अब हम घूम फिर के दोबारा से उसी पॉइंट पे जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने जो उनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके सेक्शन 50 सब सेक्शन 1C के तहत और 51(1) के तहत उन्होंने फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस, बिल्कुल कहा, डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस, इनको फिर से बुला लिया है। और अब मैं जब लोगों से पॉलिटिकल सर्कल्स में बात होती है तो फिर से वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो आरओज जो 2013 में डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, बिल्कुल वो फिर दोबारा किस तरह, और वही बात बाकिर साहब, इतना बड़ा धरना देखा, नासरुल मुल्क साहब की सरबराही में पूरी वो कमीशन बैठी, उसके बाद रिपोर्ट आई, 2013 के इंतखाबात के ऊपर कितनी देर तक वही बादल गरजते रहे, लेकिन कोई इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो पाए। सिर्फ और सिर्फ वो एक्ट है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसका भी फिर अदालत उज़्मा ने जो उसके साथ किया, दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। अफसोस होता है कि आपके मुंतखब नुमाइंदे वो इस्लाहात क्यों नहीं कर पाते कानून साजी के जरिए जब वक्त होता है, और फिर हर इंतखाब पे कीचड़ उछालते हैं कि जी धांधली हुई है, और धांधली हुई भी होती है लेकिन उसको दुरुस्त करने का मैकेनिज्म आपके पास है, मेरे और आपके पास नहीं है। अगले हिस्से में बात करेंगे बैरून मामलात की। शाहिद खकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अफ़गानिस्तान होके आए हैं, काफ़ी ऐसी खुशाइन बातें देखने को मिली, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी एक तरह से एक नरमी महसूस की रियासत पाकिस्तान ने, बहुत देर बाद बात करेंगे उस पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब के अफ़गानिस्तान दौरे की, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या फरमाया। दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मुल्क नहीं है जो अफ़गानिस्तान में अमन चाहता हो। अफ़गानिस्तान में अमन हम सब के लिए अमन और खुशहाली है। जंग अफ़गानिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। अफ़गानिस्तान के मसाइल का सिर्फ एक हल है कि अफ़गान बैठे, आपस में बातचीत करें
और अपने मसाइल को हल करें। जिस खलूस से हमने बात की है, जो खलूस हमें उनकी बातों में नजर आया है, इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में भी अमन होगा और उसकी असरात इंशाअल्लाह आप तक भी पहुंचेंगे। हम चाहे माने ना माने, चाहे अमेरिका माने ना माने, लेकिन जब एक इस तरह की जारहाना किस्म की ऑक्यूपेशन अफगानिस्तान पे काबिज होगी तो मसला ये है कि आपका वाहिद जो एक तरह का हल है वो मुफाहमत का है, और वो है जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने दुरुस्त फरमाया, सब उसी मेज़ पे बैठें और किसी ना किसी तरह से एक लाहे अमल तय कर सकें और माजी को भूल जाएं। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी सर इस पे कंटेंजेंट हैं। बहुत कुछ हुआ माजी में, लेकिन वो हमारे हमसाए हैं, हम उनके हमसाए हैं, अब हमें आगे बढ़ना होगा। और ये जो एक ही नुक्ता है जो ताल्लुकात को इतनी देर से ख़राब कर रहा है कि जी आपके इंतहा पसंद कुनार और नुरिस्तान में, हमारे जो इंतहा पसंद हैं वो क्वेटा में हैं, शुमाली इलाकों में हैं, और वो फिर दहशत गर्दी करते हैं एक दूसरे के मुल्कों में, एक दूसरों के दारुल हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई की जाए, वो अब सर मेरे ख्याल से थोड़ी सी अब नरमी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान के जो उसका जो मौक़िफ़ है उसको समझ रहा है, और ये जो एक नया प्लान है जनाब, पाकिस्तान एक्शन प्लान, अमन और यकजहती का एक एक्शन प्लान है, उसको यही करार दिया है उन्होंने। क्या हम अब कुछ तवक्कुआत रख सकते हैं? क्योंकि ये वही अशरफ गनी साहब हैं जिन्होंने 2014 में कहा था कि हम मुस्तकबिल को माजी के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। तो मैं तो सर फिर से पुरुमीद हूँ कि एक नया सफ़ा है और इसी तरह फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान यकजहत हो पाएंगे। असद, यहाँ पे हम अच्छी उम्मीद ही रख सकते हैं और मोहतात तौर पर पुरुमीद हैं कि आगे मामलात इस तरह से चल पाएंगे। ठीक है। जो जब तक बुनियादी मसला जो है अफ़गानिस्तान में अमन का जी वो हल नहीं होता, ये मसाइल रहेंगे हमारे रिलेशनशिप में, ये इरिटेंट रहेगा वो हमेशा से, जब भी वहाँ को वाक़या होगा। और इस वक्त भी लड़ाई ज़ोर शोर से जारी है, अगरचे आपको मीडिया में नज़र नहीं आती। हम कई दफ़ा डिस्कशन में कह चुके हैं, जब तक स्पेक्टेकुलर को बड़ा अटैक किसी बड़े शहर में नहीं होता हमें यहाँ नहीं पता चलता। बिल्कुल। लेकिन वाक़यात होते रहते हैं, जैसे अभी कुंदूज में भी वहाँ पे बम्बार्डमेंट हुई, बच्चे वहाँ पे मारे गए, शहीद हुए। तो ये सब मसाइल जब तक रहेंगे तो ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की इक्वेशन मुझे बनती हुई मुश्किल नज़र आती है। हमने अभी जैसे ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, आज से पहले अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब और राहील शरीफ साहब इकट्ठे गए थे मई 2015 में, और कह के आए थे कि जी अब के बाद अगर तालिबान ने लड़ाई की तो उसको हम टेररिज्म तस्वर करेंगे। इससे पहले गिलानी पाशा और कियानी साहब गए थे, उन्होंने भी इस तरह के किए वादे। लेकिन जब तक वो बुनियादी मसला जो कि वहाँ पे मिलिटेंसी का है वो एड्रेस नहीं होता, तो यहाँ जो हमें चीज़ चाहिए वो कि काबुल थोड़ी सी पाकिस्तान के बारे में रियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखे। पाकिस्तान का उस तरह का असर नहीं है कि स्विच ऑन ऑफ वाला बोर्ड है। शायद तालिबान अब तो पाकिस्तान की सुनते भी ना हो, लेकिन साथ साथ जो उनके अंदर जो एक पाकिस्तान के बारे में एक्रेमनी भी पैदा की जा रही है, कुछ नाराज़गियाँ भी बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ अनासर काबुल में बैठे हैं और उनका बयानिया बड़ा मजबूत है। वो वहाँ बैठकर वो जो जंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पर लोग अफेक्टेड हैं कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई से, उनको बड़ा आसान है कह देना, क्योंकि जब आप लड़ाई से जंग से मुतासर हैं तो आप वजूहात ढूंढते हैं, उनको सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दो तो नाराज़गी पाकिस्तान से बढ़ती है। अब यहाँ पर आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है ये एंगेजमेंट हुई, बड़ा कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रही। मैंने अफगान सफ़ीर की ट्वीट भी देखी जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने भी बड़ी खुशाइन किस्म की बातें की हैं। लेकिन यह है कि ये इस डायलॉग को सस्टेन्ड होना चाहिए, कि मतलब जारी रहना चाहिए। ये नहीं कि अब 2015 में इस तरह की बड़ा विजिट हुआ तो अब जाके 3 साल बाद ये अब हो रहा है। तो एक मुसलसल राब्ता रहना चाहिए जिससे गलत फहमियाँ दूर होती हैं, जिससे खदशात दूर होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि राब्ता रहेगा। अच्छा बाकर साहब, जब हम बात करते हैं कि जी गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए, खदशात दूर होने चाहिए, एक शख्स है उनका नाम गुलबुद्दीन हिकमतयार है। बहुत देर से वो पाकिस्तान के एम्बेड में रहे हैं, बहुत देर से वो हमीद गुल साहब के बीच चहीते थे, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर कि उनका एक बहुत अहम किरदार था अफ़गानिस्तान के सिविल वॉर में। उनके बारे में ये इल्ज़ाम कई बार लगाया जाता है कि उन्होंने शायद सोवियत अफसरान की जानों से ज़्यादा अफ़गान सिविलियंस को ही शहीद किया है जितने उन्होंने रॉकेट मारे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का किरदार और होना चाहिए, फरिश्तों वाला होना चाहिए,
पाकिस्तान अगर गुलबुद्दीन हिकमतयार की माजी में हमायत कर रहा था तो ईरान अहमद शाह मसूद और मज़ारी की कर रहा था, सऊदी अरब अब्दुल रसूल सयाफ की कर रहा था, सारों के अपने प्रॉक्सीज थे। इंडिया और रूस नजीब के पीछे खड़े हुए थे, नजीबुल्लाह के पीछे। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद जब हम एक नए सफ़े की बात करते हैं और इस चीज़ को तस्लीम भी कर लेते हैं कि गुलबुद्दीन हिकमतयार को अफ़गानिस्तान की अपनी हुकूमत ने रिकग्नाइज़ किया है, क्या ऐसा आदमी जो एसिड अटैक्स, जो रॉकेट फायरिंग, जो सिविल वॉर, जो इतने ज़्यादा सिविलियंस के मैसेकर से इतना गहरा ताल्लुक रखता है, सर उसको रियासत पाकिस्तान को अब रिकग्नाइज करना चाहिए? 80 की दहाई ख़त्म हो गई, 90 की दहाई भी ख़त्म हो गई। तो बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ, प्रिंसिपली नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ एज ए डेविल्स एडवोकेट मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान शायद मैसेज देना चाहता है कि जो तालिबान वगैरह या दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स इस वक्त हैं कि अपनी उनके ऊपर लीवरेज कायम रखने के लिए कि जी हम अगर बाद में हमारे ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं तो हम आपके साथ एंगेजमेंट रखेंगे, तो शायद उसके लिए ये ज़रूरी थी मुलाकात। चलें बाकिर साहब, उम्मीद यही रख सकते हैं कि शायद अगर यही था तो हमारे वैसे ही जो पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं वो शायद इससे किसी बुलंद सतह पे चलें। और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान भी आखिरकार एक और एक्टर है, उसके भी अपने कुछ इंटरेस्ट हैं जो देखने हैं, लेकिन गुलबुद्दीन हिकमतयार से मुलाकात उन इंटरेस्ट में हरगिज़ नहीं आता। अगले हिस्से में बात करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कुछ पॉलिसियों की और उनका सिगरेट कंजम्पशन से क्या ताल्लुक है। रहिएगा हमारे साथ। आखिर में बात करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, उस अदारे की जो वैसे तो इंतहाई नाकाम रहा है जब पैनामा पेपर्स की बात होती है या टैक्स बेस ब्रॉडन करने की होती है, लेकिन जहां तक सिगरेट्स और तंबाकू नोशी को इनकरेज करने की बात होती है तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR हरकत में आ जाता है और कहता है कि जी इस पे जो ड्यूटी है वो हटाएं। बाकिर साहब, कहानी ऐसी है सर, अगर ये आप भी देख लें, वजारत कानून से गया हुआ FBR को, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की हुई है। उन्होंने कहा कि सेहत की वजारत ने यह प्रपोज किया था कि अगर आप लोअर स्लैब इन तमाम ब्रांड्स, ये सिगरेट्स की ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर अगर आप 44 रुपए पर पैक लगा दें, जो 20 सिगरेट्स का पैक है, तो उसे बेतहाशा फ़ायदा होगा इस टैक्स का। और ये जो स्टडी थी, ये जनाब आपकी इजाज़त के साथ FBR, वर्ल्ड बैंक, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जॉन हॉपकिंस और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट शिकागो ने की थी, BNU ने भी किया था। और उन्होंने कहा था कि इसका नतीजा ये होगा कि 13.2% स्मोकर आपके कम हो जाएंगे सारे मुल्क में। और जो सिगरेट इंड्यूस डेथ्स भी हैं बाकी साहब, उसके हम मेरे ख्याल से उसमें जाना ही नहीं चाहिए कि उसके कितने डेंजरस इम्प्लिकेशंस होते हैं आपकी सेहत के लिए। वो सिगरेट इंड्यूस्ड आपकी कम हो जाएंगी। FBR ने आगे से एक्साइज ड्यूटी हटा दी, जिसकी वजह से अब वजारत सेहत का ये कहना है कि 70% इजाफा हुआ है लोकल सिगरेट प्रोडक्शन में। और जब प्रोडक्शन में इजाफा होता है तो कंजम्पशन में भी इजाफा होगा। तो अब वजारत सेहत फिर कह रही है कि FBR को कि आप थोड़ा सा हौला हाथ रखें, इस तरह का एक्साइज ना हटाएं। आपकी जो प्रोडक्शन है वो आसमान से बातें कर रही है। इन माय ओपिनियन बाकिर साहब, आप जितना इन सिगरेट कंपनीज को टैक्स कर रहे हैं वो कम है। बिल्कुल जी, जितना टैक्स करें वो कम है। लेकिन जो यहाँ पर जो इशू हमारे सामने है वो ये है कि जो सिगरेट इंडस्ट्री है या सिगरेट लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी पॉलिटिकल सर्कल्स में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूदगी है। और वो मैनिपुलेट करके, फिगर्स पेश करके अपने हिसाब से कंसेशंस लेती रहती है कि किसी तरह से हम सिगरेट बेचते रहें। जब तक हमें ये सिर्फ टैक्सेस की बात नहीं है, यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, लेकिन हमें एज ए सोसाइटी, या जो हम अगर किसी ओहदे पर बैठे हुए हैं हुकूमत में, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें नुकसान सिर्फ रेवेन्यू की हद तक नहीं हो रहा। 1.5 लाख से 1,60,000 अमवात सालाना अगर हो रही हैं और उसके पीछे जो एक पूरी बीमारी की ट्रेल है उस पर जितना खर्चा आता है, आप सबको कैलकुलेट करें तो कौम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
आप देखें एक लेजिस्लेशन शायद ये भी है कि 18 साल से कम के बच्चे को आप सिगरेट नहीं दे सकते, लेकिन क्या दुकानदार अपनी जो होता है मॉरल ड्यूटी फील करते हुए उसको बेचने से इनकार करता है? वो उसको बेचता है। तो हमें यहाँ पर अपने सोसाइटी भी अपने आप को ज़रा बेहतर करना है, अपनी गवर्नमेंट को भी बेहतर करना है और इन तमाम लॉबीज़ के प्रेशर को रेजिस्ट करना है। टैक्सेशन सिर्फ उसका एक एलिमेंट हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब मैंने ये बात की ना पॉलिटिकल एलिमेंट्स की कि वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे अभी के जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं सलीम मांडवी वाला, इन्होंने पिछले साल किया था कि वो लेजिस्लेशन कराएंगे, अब वो डिप्टी चेयरमैन बन गए। उम्मीद रखते हैं कि अपने वादे पे कायम रहेंगे और कुछ ऐसी इफेक्टिव लेजिस्लेशन ला सकेंगे जी ताकि वो अपना सिगरेट की सेल को हम रोक सकें। लेकिन अब बाकिर साहब, अब ये जो कानून साजी है ये तो इन फील्ड है और कुछ ऐसे कवानीन भी हैं जो आपकी सेहत के लिए मुस्बत हैं, बल्कि पूरा आपका कानूनी निज़ाम ही इस पे बना है कि जो पाकिस्तानी शहरी है उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ में इजाफा हो। मसला ये है जनाब, और मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे कि उस दुकानदार पे उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना रियासत की अदारों पे है, क्योंकि ये जो मसला है ये समाज से भी ताल्लुक़ रखता है, ये माशरे से भी ताल्लुक़ रखता है, ये आपके अपनी सेहत से ख़ुसूसी ताल्लुक़ रखता है। लेकिन जब FBR जैसा अदारा, ज़िम्मेदार अदारा इस तरह की हरकतें करेगा, जब आपको पूरी तौर पे वजारत सेहत इस तरह की एडवाइस दे रही है कि जी आपकी पॉलिसियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और अगर सिर्फ आप एक और स्टेटिस्टिक भी सामने रख लें, 70% इजाफा बाकिर साहब, ये कोई छोटा नंबर तो है नहीं। तो हम इससे पहले कि हम दुकानदार की तरफ उंगली उठाएं, और उंगली उठानी चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, रियासत के जो अदारे हैं और उसमें FBR अवलीन दर्जा रखती है, उनको ये एक्साइज ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, उनको बल्कि टैक्स में इजाफा करना चाहिए, और उनको इस तरह का गोलमोल जवाब भी नहीं देना चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पहले जो 5 महीने थे 2017 के, उसमें 11% ग्रोथ आई है सिगरेट टैक्स रेवेन्यूज़ में। जी बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जी वो बिलियंस ऑफ स्टिक्स में इस तरह का इजाफा हो रहा है, यानी 11 बिलियन स्टिक्स से 19 अरब स्टिक्स का इजाफा हुआ है, और सिगरेट प्रोडक्शन आपकी अब आसमान से बात कर रही है, बहुत गुंजाइश है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बहुत कुछ कर सकती है। क्यों बाकिर साहब? जी असल में हम सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी खो चुके हैं। अपने अंदर का जो खुद एहतसाबी है वो उसके ऊपर अब हमारी उतना नहीं रहा यकीन। ये सारा मसाइल वहाँ से आते हैं कि जी आप जब आपको एहतसाब का खौफ ना रहे। ठीक से, अब इसी नुक्ते पर फिर इजाज़त लेते हैं। मुझे और बाकिर साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए, और कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।